हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स आप लोगों की फेवरेट सीरीज न्यू प्लस ओल्ड एनसीईआरटी प्लस ल्यूसेंट, जिसके अंदर में आप लोगों को 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब का जो डेटा है वो आप लोगों को मिल जा रहा है। हमने इस सीरीज के अंदर में प्रण लिया हुआ है कि आपकी 10 से भी ज्यादा गवर्नमेंट जॉब 2025 के अंदर में लगनी चाहिए। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, आपको प्रूव करके दिखाया है हर लेक्चर के अंदर में हमने कि किस तरीके से हम डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। आज भी फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में कई सारे रिवीजन क्वेश्चंस भी देखेंगे और पहले ही क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हम लोग बिल्कुल बहुत ज्यादा सीरियसली जो है कम से कम 10 गवर्नमेंट जॉब की जो है तैयारी कर रहे हैं और आपको 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर में सॉल्व करा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन विच ईयर गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे, ये आप लोगों से बोला गया है और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी के सभी बच्चे। ठीक है, जो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो मैं आप लोगों को दूंगा और जितना ज्यादा रिवाइज करोगे आप लोग उतना ज्यादा आप लोगों के लिए फायदा रहने वाला है, ये याद रखिए आप सभी के सभी लोग। ओके, तो रिवीजन इज द की, ये याद रखना है आप लोगों ने। आप लोग बताइएगा कि गांधी जी जो है वो कौन से साल में, इवन जो है फ्रेंड्स तारीख के साथ भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, तो आप लोग याद रखिएगा कि 24 मई 24 मई 1893 को गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका गए थे। साउथ अफ्रीका का जो शहर है जहां पर में उन्होंने लैंड किया था वो शहर का नाम था डरबन। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई वो कौन से वाले जहाज से गए थे, तो उस जहाज का नाम क्या था, जिस जहाज से वो गए थे। ठीक है, तो उस जहाज का नाम था एसएस सफोल्क। ठीक है, एसएस सफोल्क नाम था उसका, सफोल्क, ये याद रख लेना है आप लोगों ने, एसएस सफोल्क उस जहाज का नाम था जिस जहाज से गांधी जी गए थे। गांधी जी जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गांधी जी साउथ अफ्रीका किस वजह से गए थे। ओके, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी गए क्यों थे वहां पर में। ठीक है, मतलब घूमने के लिए गए थे, किस वजह से गए थे। ओके, या फिर एक क्वेश्चन बना था आप लोगों का एनवीएस के एग्जाम के अंदर में, अगर आप लोगों को पता हो, गांधी जी किसको जो है अपनी कानूनी सहायता देने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे, किसके यहाँ काम करने गए थे। क्योंकि काम करने गए थे, सभी लोग लिख रहे काम करने गए थे, काम करने गए थे, ये तो ठीक है काम करने गए थे। ठीक है, तो कौन से व्यापारी थे जिसके यहाँ पर में काम करने के लिए गए थे वो। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स जो है कंटिन्यूअसली आते जा रहे हैं यहाँ पर में। वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का 1893। आप लोगों से मैंने जो सवाल पूछा था उस सवाल का जवाब मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ठीक है, दादा अब्दुल्ला नाम था वो उनका, दादा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये गुजरात के व्यापारी थे। ठीक है, गुजराती, गुजराती, ठीक है, एक बिजनेसमैन थे, व्यापारी थे, जो साउथ अफ्रीका में जाकर बस गए थे। अब उनको कोई गुजराती काठियावाड़ी लड़का चाहिए था, ठीक है, जो उनकी कानूनी जो पेचीदगी है, कानूनी जो समस्या है उसको सुलझा सके, उनके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करने वो सारी चीजें कर सके। तो दादा अब्दुल्ला की फर्म में काम करने के लिए वो गए थे, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज थी वो सारी की सारी मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड कि जहां भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, सभी के सभी बच्चे। और यहाँ पर मैं एक और चीज आप लोगों से चाहता हूँ, जितने भी बच्चे, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर तो कर ही देंगे आप सभी लोग। ठीक है, साथ ही साथ सेशन को लाइक भी कर देंगे। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए, एटलीस्ट लाइक कर दिया तो हाथ ऊपर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है आप लोगों ने, ताकि आप लोगों को हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये चीज याद रखिएगा, मैं इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है, आगे जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपको बताना है महात्मा गांधी अराइव्ड इन ब्लैंक साउथ अफ्रीका अब्रोड ऑन द स्टीमर एसएस सफारी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का एक अलग क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है एसएस सफारी से जब गांधी जी गए थे तो कहां पर में पहुंचे थे। तो एसएस सफारी से जब वो गए थे तब भी वो डरबन जो है वो शहर के अंदर में ही पहुंचे थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, डरबन शहर के अंदर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को इन 1893 महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड टू साउथ अफ्रीका टू सॉल्व हुज लीगल प्रॉब्लम। ये देखिए बीपीएससी सीडीपीओ में, और सेम क्वेश्चन जो है आप लोगों का एनवीएस के एक एग्जाम के अंदर में भी आया था। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी के सभी लोग, बताइए। तो 1893 में महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड टू साउथ अफ्रीका टू सॉल्व हुज लीगल प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आप लोगों की पेड क्लास के अंदर में जितनी भी आपके डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहता है टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्सेज के साथ में, ठीक है, प्रीमियम कंटेंट है, आपकी सफलता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पर मैं आप नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। ठीक है,
तो देखिए आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, गुजरात के जो दादा अब्दुल्ला थे उनके साथ में मिलने के लिए। हाथ ऊपर कर दीजिए जितने भी लोगों ने सही आंसर किया है इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, जल्दी से बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ पर मैं दे दिया, आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम बेंटिक, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स टॉड। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना ये कौन से ईयर में हुई थी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आने की प्रबल संभावना बनती है आप लोगों की। ठीक है, कौन से ईयर के अंदर में। अनमोल जी आप जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, जिसके अंदर में ये बोला गया है आप लोगों से कि भाई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1784 के अंदर में, ठीक है, विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, 1784 में, 1784 के अंदर में, ये याद रखना आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स ने की थी, सर विलियम जोन्स। लिख दो कमेंट के अंदर में सभी के सभी लोग, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 और विलियम जोन्स, लिखेंगे सभी के सभी लोग, विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब जिस समय में इन्होंने ये स्थापना की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की, उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उस समय में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग्स। ये भी क्वेश्चन बना था एक बार एग्जाम के अंदर में कि जिस समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने, उस समय में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, ये बन सकता है क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया वो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, ताकि मैं समझ सकूं कि कौन बच्चे यहाँ पर जो अपना इनपुट दे रहे हैं सेशन के अंदर में, ताकि पूरी टीम मोटिवेट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी टीआरई के अंदर में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का केवीएस में भी आ सकता है, डी ट्रिपल एसबी के अंदर में भी आ सकता है आप लोगों का। और आज का जो पेपर दिया है जिन बच्चों ने यूपी पीसीएस का, उन लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा के आए हैं। आपका ब्रूंटलैंड रिपोर्ट वाला मैंने नॉलेज कैप्सूल के अंदर में लिया है, कोई है जिसने देखा है ब्रूंटलैंड वाला क्वेश्चन? कल मैं करा भी दूंगा आप लोगों को क्वेश्चन प्रूफ के साथ में, ब्रूंटलैंड रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आज आया जो। ठीक है, हमने नॉलेज कैप्सूल स्पेशल एक अलग से जो है आप लोगों का 15-20 मिनट का लेक्चर लेके मैंने उसको आपको कराया, मैंने उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने जो पढ़े हैं उसी में से डायरेक्टली आए। तो 18 देखो 1784 के अंदर में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स, सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.2 का ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 के अंदर में प्रकाशित किया गया था। अब क्वेश्चन में क्या है कि भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन गया। ठीक है, भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा है ये बताना था आप लोगों ने। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन गया आप लोगों का कि भारत का पहला हिंदी भाषा का अखबार कौन सा है? चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं मैं कि भारत का जो पहला हिंदी भाषा का अखबार था वो था उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था ये। ठीक है, और पंडित जुगल किशोर जो शुक्ला थे उन्होंने जो है फ्रेंड्स इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, 30 मई 1826 को, लेकिन उसके अगले ही साल जो है फ्रेंड्स इसको बंद करना पड़ गया था। ओके, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने इसको स्थापित किया, स्टार्ट किया। ठीक है, कानपुर के रहने वाले थे वो, कलकत्ता में जाकर बस गए थे, वकील थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण, ठीक है, इसको बंद करना पड़ा 1827 के अंदर में, अगले ही साल 1827 के अंदर में ये बंद हो गया न्यूज़पेपर। ठीक है, बंद हो गया। तो भारत का पहला हिंदी भाषा का न्यूज़पेपर, ठीक है, 30 मई 1826 को स्टार्ट हुआ था, 1827 में बंद हो गया। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का, देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर में पूरी तरह से ये प्रकाशित होता था। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, भारतीय पत्रकारिता दिवस, ठीक है, नेशनल जर्नलिस्ट डे, ठीक है, तो भारतीय पत्रकारिता दिवस या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय, ठीक है, पत्रकारिता, ठीक है, पत्रकारिता
दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अगर आ जाए आप लोगों से तो याद रखना है 30 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जिस दिन उदंत मादंत जो है वो छपना स्टार्ट हुआ था उस दिन की याद में। ठीक है, 30 मई को नेशनल जर्नलिस्ट डे। ठीक है, 30 मई को आता है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 होने वाला है, उदंत मार्तंड का आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ये देख सकते हो उदंत मार्तंड का ओरिजिनल कॉपी जो एक संजो के रखी गई थी, उसका एक आप सैंपल देख सकते हो। किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी की बंबई यात्रा के समारोह के लिए कौन सा स्मारक बनाया गया था? देखिए हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी जो है भारत आए थे वो 1911 के अंदर में। ठीक है, दिल्ली दरबार भराया गया था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार में वो शामिल होने के लिए आए थे, बॉम्बे में वो आए थे। ठीक है, तो उनके आने के याद में, ठीक है, ताकि दानिश सर आगे जाकर जब वो आए उसके कई, ठीक है, 100 जो है 15-16 साल बाद, ठीक है, उनके आने के बाद में दानिश सर ये क्वेश्चन पढ़ा सके। ठीक है, इस वजह से उन्होंने जो है ये क्वेश्चन पढ़ाने के लिए ये स्मारक बना दिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई के अंदर में। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिसको उस समय बंबई बोला जाता था, आज हम लोग मुंबई बोलते हैं, मुंबई के अंदर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, कि आज हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ सके, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर सके। देखिए आप लोगों के क्लिक के लिए इन्होंने पूरा गेटवे ऑफ इंडिया बना डाला कि आप लोग जो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहिए अगर आप चाहते हो कि आप लोग कर सके। सर आज मेरा यूपी पीसीएस का एग्जाम था और आपका पढ़ाया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन आया सेम टू सेम पेड बैच के, थैंक यू सर। देखिए चेतन कुमार जी बोल रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, मैंने भी जब क्वेश्चन पेपर देखा अभी, ठीक है, मेरे पास में है भी, और मैं आप लोगों के लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी करवाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो बता देना। पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन के क्वेश्चन मैच हो रहे हैं जो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जब एक्सपीरियंस के आधार पर पढ़ाया जाता है या फिर आप लोगों को मेहनत करके या आपसे मेहनत करवाई जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली आप लोग जो है प्रिपेयर्ड हो जाते हो। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं और 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, आप लोग ये तो लेक्चर देख ही रहे हो, टीचिंग परीक्षा के ऐप में भी जुड़ सकते हो आप लोग, नीचे में नंबर चल रहा है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी पसंद की एग्जाम से जुड़ सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। उदन मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, प्रथम संपादक, और जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं वही उसके जो है स्टार्ट करता भी थे, उन्होंने ही इसको निकाला था। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? जुगल किशोर शुक्ला जो है फ्रेंड्स, इसके जो है याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जुगल किशोर शुक्ला, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके जो है संपादक भी थे, प्रथम संपादक, और इसके इसको शुरू करने वाले भी थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर में उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा आप लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हो, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखिएगा, काफी बार ये एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, इसी दिन जो है फ्रेंड्स हम लोग जो है राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस, ये दोनों के दोनों हम लोग कौन से तारीख को कौन से दिन मनाते हैं? राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और हिंदी पत्रकारिता दिवस दोनों के दोनों जो है फ्रेंड्स हम लोग मनाते हैं 30 मई को, इसी समाचार पत्र को प्रकाशित होने की याद में। ठीक है, तो संपादक और इसके स्थापन करता थे जुगल किशोर शुक्ला। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। उदंत मार्तंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सूर्य, समाचार सूर्य। ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी। नाउ फ्रेंड्स आप लोगों से ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, आप लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कमेंट के अंदर में टीम प्लीज पोल ना दीजिए, कमेंट के अंदर में आंसर करने दीजिए बच्चों को, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। कमेंट के अंदर में लिखिए, एक से ज्यादा बार भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे आप लोगों की जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक आप याद रख पाओगे इसको। का सर कुलदीप सर का भी आया था, टीचिंग परीक्षा से पढ़ा के सच में बहुत सारी एग्जाम निकल सकती है। बिल्कुल चेतन कुमार जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। ठीक है, अगर आपने टीचिंग परीक्षा से पढ़ा है तो आप बहुत सारी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। मैं फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर उठाइए, कंटेंट देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है सर, आज मेरा सिविल कोर्ट का एग्जाम था, जीएस और साइंस में आपके टीआरई बैच से पूरा प्रश्न मिला, थैंक यू सर। सुरेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं, देखिए सुरेंद्र कुमार जी तो कितने पुराने स्टूडेंट, आप देख लीजिए यहाँ पर मैं उनका उनका कमेंट आप यहाँ पर मैं दिखा दीजिए टीम। ठीक है, उनका सिविल कोर्ट का एग्जाम था, वो भी टीचिंग परीक्षा से ही मिला है। तो मैं आगे भी बता रहा हूँ आपको, टीचिंग परीक्षा के ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30 मई को जो है फ्रेंड्स हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है मनाया जाता है आप लोगों का। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं, भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, ये बता दीजिए आप लोग। सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, 877 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी से हम लोगों को जो है हमारे टारगेट्स को कंप्लीट करने हैं, ताकि मैं आगे में भी आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूं।
देखिए अगर मैं बात करूं भारत में पहली कपास मिल की स्थापना कहां पर में हुई थी, तो भारत के अंदर में पहली कपास मिल की स्थापना जो है फ्रेंड्स बॉम्बे के अंदर में हुई थी। ये याद रखना है। कौन से साल में हुई थी ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो 1854 के अंदर में हुई थी। किसने की थी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो प्लीज इसको भी याद रखना आप लोगों ने, कोवास जी नाना भाई डावर। ठीक है, ठीक है, एक पारसी व्यापारी थे। ओके, कोवास जी नाना भाई डावर, उन्होंने जो है इसको की थी, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो द बॉम्बे स्पिनिंग मिल के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, कोवास जी नाना भाई डावर, उन्होंने बॉम्बे के अंदर में पहली जो कॉटन मिल थी उसको स्थापित किया था 1854 में। तो पहली कपास मिल कौन से साल में हुई थी, ईयर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो ईयर भी प्लीज याद रख लीजिएगा आप लोग। ईयर आपसे पूछा जा सकता है, 1854 इसका आंसर हो जाएगा ईयर अगर आपसे पूछ ले तो। प्लीज लिख दीजिए बॉम्बे 1854, लिख दो सभी के सभी लोग कमेंट में बॉम्बे 1854। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आपको बताना है कि 1050 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था। आप लोग बताइए सोमनाथ मंदिर कौन से स्टेट के अंदर में है। ठीक है, कौन से स्टेट में ये भी बता देंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए। सोमनाथ मंदिर कौन से स्टेट के अंदर में मिलेगा आपको। 925 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 75 लाइक्स दूर है हम लोग 1000 से पहले टारगेट से। 1500 के करीब बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से टारगेट अपना अपना योगदान देते रहिए, प्यार दो तरफा होना चाहिए। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाइए आप सभी लोग। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड सोमनाथ मंदिर की, तो सोमनाथ मंदिर जो है ये आप लोगों को गुजरात के अंदर में मिलेगा। और महमूद गजनी जो है उसने हमला किया था इसके ऊपर में, बहुत ज्यादा उसने तोड़फोड़ की और तोड़फोड़ करके बहुत सारी चीजें वो लूट कर लेकर गया था। ठीक है, महमूद गजनी के आगे में ये गजनी या फिर गजनवी लिखा जाता है, गजनवी। तो ये गजनवी क्या है, गजनी या गजनवी क्या है, तो ये एक्चुअली अफगानिस्तान का एक शहर है, अफगानिस्तान का एक सिटी है गजनी। ठीक है, तो वो गजनी का रहने वाला था, इसी वजह से उसको गजनी या गजनवी कहते थे। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो गजनी या गजनवी इसलिए कहा जाता था महमूद को क्योंकि वो गजनी का रहने वाला था, अफगानिस्तान में उसकी राजधानी थी। ठीक है, चलिए तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड्स किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट मार्क करो इस क्वेश्चन को, ये कभी भी आप लोगों से जो है फ्रेंड्स पूछा जाने की संभावना बन जाती है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे सभी लोग इसको। ओके, और क्यों कहा जाता है अगर किसी को पता है तो वो भी बता दीजिए। चलिए 1000 लाइक्स के 1006 लाइक्स हो चुके हैं, 1552 बच्चे देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहे सभी लोग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ना अब देखिए फ्रेंड्स किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। अब ये स्ट्राम्बोली जो है ये कौन से महासागर के अंदर में है, ये क्वेश्चन कौन से वाले जो है सागर के अंदर में है, ये क्वेश्चन आप लोगों का यहीं पे क्लियर हो गया। भूमध्य सागर के अंदर में क्वेश्चन ये भी बना था कि स्ट्राम्बोली नाम का जो आपका ज्वालामुखी ये कौन से सागर के अंदर में, तो भूमध्य सागर में है। अब ये भूमध्य सागर कहां पर में है, तो भूमध्य सागर जो है फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं ये हमारा भारत है मान लीजिए। यहाँ पर में ये पूरा का पूरा बड़ा सा अफ्रीका है, यहाँ पर में भारत को ज्यादा ही बड़ा बना दिया हमने, लेकिन ये अफ्रीका रिप्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये अफ्रीका और ये यूरोप जो है ना उसके बीच में यहाँ पर में भूमध्य सागर है। ठीक है, ये यहाँ पर में आप लोग देख सकते हो, ये भूमध्य सागर आपका। ठीक है, अब भूमध्य सागर के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर में इटली नाम का एक देश है। ठीक है, इटली, इटली जो है उसके अगर आप नीचे में जाओगे, इटली के थोड़ा सा नीचे में, तो यहाँ पर में सिसिली आइलैंड आपको मिलेगा, सिसिल आइलैंड। ओके, तो इटली और सिसिल आइलैंड के बीच में यहां पर में आप लोगों को स्ट्रैम्बोली नाम का एक द्वीप मिलता है, स्ट्रैम्बोली। और वो जो स्ट्रैम्बोली नाम का द्वीप है वहां पर में ये ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी को क्यों कहते हैं पता है आप लोगों को, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। भूमध्य सागर है ये पूरा का पूरा आपका भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में भी उसका छोटा सा हिस्सा है भूमध्य सागर का, टेरिनियन सी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो टेरिनियन सी जो है भूमध्य सागर का पार्ट है। वहां पर में जब आप देखोगे तो पिछले 2000 साल से हम कंटिन्यूअसली देख रहे हैं कि कभी कभी ये ना फटता रहता है। ठीक है, कभी भी मतलब इसमें से निकलता है। ठीक है, लावा जो है निकलता रहता है, कभी भी फटता, एक्टिव है, जो दुनिया की जो सबसे एक्टिव वोल्केनोज है ना उनमें से एक है ये। और छोटा छोटा जो है वो फटता रहता है, इसमें से ऐश जो है राख वगैरह निकलती रहती है। तो इस वजह से जो है इसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, क्योंकि दूर से भी कई सारे नाविक जो है कई बार ये फटता है ना तो समझ जाते हैं अच्छा इधर में उधर में स्ट्रैम्बोली नाम का जो वोल्केनो वो उधर साइड में, हमको तो इधर साइड जाना था करके अपना रास्ता बदलना है या नेविगेट करना है तो उन लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी स्ट्रैम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रैम्बोली को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फटता रहता है, 2000 साल का रिकॉर्ड है इसका, कभी भी मतलब आए गए दिन जब मन मर्जी हुई फटता रहता है अपना। ठीक है,
कहां पर में भूमध्य सागर के अंदर में, भूमध्य सागर के अंदर में भी अगर कहां पर में ये बोल दिया जाए आप लोगों से, तो टेरिनियन सी है, टेरिनियन सी जो है ये आपका भूमध्य सागर का ही पार्ट है, एक भाग है उसका। चलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन रिवाइज करवा के याद करवा दूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि रिवाइज करवाते रहूं मैं इस क्वेश्चन को आपको, ताकि आपको याद हो जाए अलग अलग प्रकार से? ठीक है, तो हाथ ऊपर करके बता देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोग जो है फ्रेंड्स इस बार सफलता हासिल कर सके। सारे के सारे लोग एलिजिबल है इसमें, ऑल ओवर इंडिया के लोग। ठीक है, कोई भी भर सकता है इसके अंदर में। ठीक है, ऐसी कोई वहां पर में ये नहीं है कि केवल एक स्टेट के ही लोग भर सकते हैं, सारे के सारे लोग एलिजिबल है उसके अंदर में, आप सभी लोग एलिजिबल हो। ठीक है, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि इसमें आता है आप लोगों का पॉक्सो जो है, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो पॉक्सो का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहली बात करूं आप लोगों से पॉक्सो की, तो पॉक्सो जो है ना, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों की रक्षा करना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। कई सारे खराब लोग होते हैं जो बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों के साथ में भी जो है क्राइम करते हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस करते हैं। तो उसको लेकर जो है फ्रेंड 2012 के अंदर में एक एक्ट बना था, जिसको पॉक्सो एक्ट बोला जाता है आपका। तो प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, ये एक्ट कब आया था? 2012 में आया था। ठीक है, तो प्रिवेंशन नहीं था वो। ठीक है, क्या था वो? प्रोटेक्शन था। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो आंसर क्या होने वाला है आप लोगों को? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2011 तो है नहीं, 2011 तो है नहीं, आप लोगों का 12 होने वाला है। तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो प्रोटेक्शन है, प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन के अंदर में ये याद रखना आप लोगों ने। 12 मैंने आपको बता दिया क्यों एलिमिनेट किया हम लोगों ने यहाँ पर में। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया था, 11 नहीं था 12 है वो, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार फुल फॉर्म अगर आप लोगों को लिखना है तो आप लोग लिख भी सकते हो। और 2012 में आया था। पॉक्सो एक्ट कब आया था? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये आपका। ठीक है, चलिए 1193 लाइक्स हो चुके हैं, 7 लाइक्स दूर है हम लोग 1200 के टारगेट से हमारे। सभी लोग अपना अपना योगदान देते रहेंगे वहां पर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? ठीक है, अब पश्चिमी घाट क्या होता है, दर्रा क्या होता है, ये समझो आप लोग। ये हमारा भारत है। ठीक है, मान लीजिए। ओके, यहां पर में पूरा पश्चिमी जो ये पहाड़ों की पूरी श्रृंखला है ना नीचे तक, इसको पश्चिमी घाट बोला जाता है। और ऐसा ही एक यहां पर में भी है, लेकिन थोड़ा टूटा फूटा है, पूर्वी घाट बोलते हैं इसको। बात यहां पर में पश्चिमी घाट की हो रही है। दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है ना, उसको घाट, उसको जो है दर्रा कहा जाता है। पास, पास या फिर दर्रा। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को दर्रा कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, चलिए तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे आप लोगों का, तो पश्चिमी घाट जो है आप लोगों का वेस्टर्न घाट, थाल घाट, भोर घाट, खैबर दर्रा, पाल घाट। मैं अगर एक बात पूछूं आपसे, ये खैबर दर्रा अगर किसी को पता होता थोड़ा सा भी, एक जनरल नॉलेज की बात होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता है, थोड़ा सा भी नॉलेज है आप लोगों को, ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है, तो आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान के अंदर में है, खैबर दर्रा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर में। तो भारत के अंदर में पश्चिमी घाट के अंदर में होने का तो सवाल ही नहीं उठता। पश्चिमी घाट तो दूर की बात है, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं है वो। ठीक है, तो खैबर पास जो है आपका पाकिस्तान के अंदर में पड़ता है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट जो है ये पश्चिमी घाट के अंदर में पड़ते हैं। ये देखिए आप लोग, मेजर माउंटेन पासेस इन वेस्टर्न घाट। ये यहाँ पर में आप लोग देखिए थाल घाट है आपका, थाल घाट। ओके, थाल घाट, थाल घाट जो है मुंबई और नासिक के बीच में है। ठीक है, वही अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ये आप लोगों का भोर घाट है। भोर घाट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का मुंबई और पुणे के बीच में, मुंबई और पुणे के बीच में जो पहाड़ है ना, उनके बीच में रास्ता है। तो मुंबई पुणे, मुंबई से पुणे जाना है तो भोर घाट होते हुए जाना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ठीक है, पाल घाट की, तो पलक्कड़ और कोयम्बटूर, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। केरल और तमिलनाडु के बीच में जो रास्ता है वो है आप लोगों का पाल घाट। आपका पाल घाट कहाँ कहाँ पर, मैं जल्दी से बता। जी, तो आप लोगों का जो आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पर में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो पाल घाट है ना, ये कौन से वाले पर्वत श्रृंखला के अंदर में, तो पश्चिमी घाट में ये भी बनता है क्वेश्चन आप लोगों का। बाकी खैबर दर्रा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पाकिस्तान है। ठीक है, ये पाकिस्तान है।
अगर आपको इधर से मध्य एशिया से होते हुए पाकिस्तान और इंडिया की तरफ में आना है तो ये खैबर पास से जाना पड़ेगा आपको। खैबर पास, खैबर दर्रा पाकिस्तान में है, ठीक है, और सेंट्रल एशिया अफगानिस्तान वगैरह से आने के लिए वही रास्ता है अगर आना है आपने तो, ठीक है। उधर से पैदल पैदल आना है, अपनी सेना लेके आना है तो खैबर पास से होते हुए आएंगे। खैबर दर्रे के पास में एक शहर है पेशावर। पेशावर नाम सुना है क्या कभी आप लोगों ने? पेशावर शहर का, पाकिस्तान का एक शहर है पेशावर। कितने लोगों ने नाम सुना है, या कितने लोग जिन्होंने नाम सुना ही नहीं है? ठीक है, हाथ ऊपर करो दोनों प्रकार के लोग, बताइए आप लोग हाथ ऊपर करके बताओ कि क्या आपने सुना है या नहीं सुना है नाम पेशावर। ठीक है, पेशावर। तो पेशावर जो है पाकिस्तान का एक शहर है, वो उसी दर्रे के पास में है। ठीक है, पेशावर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसको पुरुषपुर बोला जाता था एक समय में, पुरुषपुर, पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर बोला जाता था इसको। कुषाण करके राजा हुआ करते थे, कुषाण। कुषाण जो राजवंश थे उनकी राजधानी थी ये पुरुषपुर, राजधानी। आज उसको पेशावर बोलते हैं, पहले उसका नाम था पुरुषपुर, और कुषाण लोगों की राजधानी थी। इसी वजह से याद आया मुझे, तो मैंने आपको बता दिया। वैसे एक चीज करे, कुषाण से फिर कनिष्क, कनिष्क से फिर बुद्धिस्ट काउंसिल, मतलब एक सिरा पकड़ के हम कहीं पे भी निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे बताइए, अगर मुझे लगेगा कि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और हर बच्चा, ठीक है, अपना अपना योगदान दे रहा है, तो मैं आप लोगों को इस तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देके भी पढ़ाऊंगा। प्यार दो तरफा होना चाहिए, क्या बोलते फैज? बराबर है ना? ठीक है, तो यहां पर मैं सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, आप सभी के सभी। चलिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, मैं निम्नलिखित पुर्तगाली गवर्नरों में से किसने भारत में बीजापुर के शासक से गोवा को अधिकृत कर लिया था? कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? ठीक है, कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था? देखिए, हमारा भारत जो है फ्रेंड्स, उसके अंदर में सबसे पहले जो यूरोपियन लोग आए थे उनमें थे वो पुर्तगाली लोग। सबसे पहले पोर्तुगीज जो है भारत के अंदर में आए थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। उसके बाद में जो है आप लोगों को ये याद रखना है कि पुर्तगालियों ने गवर्नर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे भारत के अंदर में। ठीक है, कोई एक उनका मेन अधिकारी होता था, ठीक है, जो पूरे के पूरे उनके बिजनेस को हैंडल करता था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये पहला गवर्नर था उनका, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर, पहला गवर्नर। ठीक है, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। सेकंड नंबर का था, सेकंड नंबर का था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकंड नंबर का। ठीक है, सेकंड नंबर का। ठीक है, तो यहां पर में जो बात हो रही है आप लोगों की कि किसने जो है वो गोवा को छीना था, गोवा यहां पर में है, ठीक है, गोवा वाले बीच पे। तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स, गोवा जो है वो बीजापुर सल्तनत के अधीन आता था पहले, तो बीजापुर सल्तनत से छीन लिया था और अपने कब्जे में ले लिया, वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क, सेकंड नंबर का गवर्नर। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा फर्स्ट नंबर का गवर्नर था। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन सा था, तो ये आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा। और अगर आप लोगों से पूछा जाए जो है गोवा को किसने जीता था, ठीक है, तो वो जीता था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, उसने गोवा को कब जीता था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 1500, ठीक है, यहां पर मैं 10 के अंदर में उसने जीता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, 1510 के अंदर में, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नाम कितने प्यारे प्यारे ना, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के देखिए यहाँ पर में कंटिन्यूअसली आंसर्स आते जा रहे हैं आप सभी लोगों के। ठीक है, अगर मैं बात करूं भारतीय रिजर्व बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, ठीक है, तो स्थापना जो है वो हुई थी आप लोगों की, ठीक है, आपकी 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 के अंदर में। ठीक है, 1935 के अंदर में। ओके, लेकिन जो कानून बना था, एक्ट बना था, आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट, वो बना था 1934 के अंदर में। देखो पहले कानून बना, ठीक है, उसके बाद में उसकी स्थापना हुई। अब ऐसा तो होता नहीं है आप लोगों का कि भाई डायरेक्टली आप लोगों का जो है वो डायरेक्ट की शादी हो गई, मिले उसी दिन शादी हो गई। पहले जो है कानून बना, ठीक है, फिर बाद में प्रोसीजर वगैरह हुई पूरी की पूरी, ठीक है, जो भी रस्म रिवाज होंगे उन लोगों के। अब रस्म रिवाज आप समझो कि मेन बात है कि उसकी स्थापना करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो की गई, क्योंकि भाई एक बैंक स्थापित करना है जो पूरी की पूरी करेंसी को हैंडल करेगा हमारी, तो आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है, उसके जरिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है,
पहले तो मैं यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लूं कि आप लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहे हो या नहीं। अगर रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो ही आगे में हम लोग जो है और अच्छे से इसको करेंगे। ठीक है, 1999 बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, मतलब 2000 के करीब करीब, एक बच्चा कम है, और 1436 लाइक्स है। बहुत ना इंसाफी है ये। ठीक है, चलो तो फिर डायरेक्टली आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है फ्रेंड्स किस वर्ष हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है आप लोगों का, मतलब सरकार ने उसको पूरी तरह से खरीद लिया था, वो किया था उसने। ठीक है, 1 जनवरी, ठीक है, 1949 के अंदर में। ये आप लोगों ने याद रखना है, 1949 के अंदर में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों का बनता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन। सरकार ने सारे शेयर्स खरीद लिए, अपने हाथ में ले लिया पूरा का पूरा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है, ये जल्दी से बता देंगे आप लोग। हमारे पास में 9 मिनट बचे हैं, जल्दी से, क्योंकि एक इंटरव्यू शेड्यूल है। ठीक है, जल्दी से बताइए आप लोग, भारत में कौन सा गवर्नर जनरल था जो स्थानीय स्वशासन, मतलब कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जैसे पंचायती राज होता है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, पंचायत के इलेक्शन में कभी किसी ने वोटिंग वगैरह की है कि आप लोगों में से कोई गांव में रहता होगा तो? ठीक है, हाथ ऊपर कर दो। या फिर आपके नगर पालिका के चुनाव होते होंगे, उसमें आपने वोट दिया होगा। अगर कभी भी दिया है तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से, ताकि इसमें समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, भारत के अंदर में इसको शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है मॉडर्न तरीके से, वो दिया जाता है लॉर्ड रिपन को। वैसे मैं लॉर्ड रिपन के बारे में भी काफी सारी चीजें थी आप लोगों को बताने वाला था। ये हंटर कमीशन इन्होंने बनाया था चाइल्ड एजुकेशन के लिए। लेकिन जब तक आप लोग जो है उतने परिपक्व नहीं हो जाते कि भाई आप लोग उतने अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करते रहे, तब तक हम लोग जो है फ्रेंड्स उसी तरीके से करते रहेंगे आप लोगों का। तो भारत में कौन से गवर्नर जनरल थे जो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में जाने जाते हैं? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने कहा था कि इनका दिल भारत के लिए ज्यादा धड़कता है। 2-3 चीजें और है, वो फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू करवाऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, कौन सी नदी सहायक नदी नहीं है, जल्दी से बताइए आप लोग सभी लोग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वाली नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? हिंडन नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, चंबल नदी, केन नदी। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर में देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सोन नदी है आप लोगों की, ये गंगा नदी की सहायक नदी है, डायरेक्टली गंगा की सहायक नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए ये आप लोगों का पूरा अगर आप लोग देखोगे एक मैप आपका, ये है गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी में आकर मिलती है यमुना नदी। आपसे पूछा यमुना की कौन सी सहायक नदी है, तो देखिए चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है। ये सिंध नदी है, सिंधु नदी की बात नहीं हो रही है, सिंध नदी है एक आपकी, सिंध नदी, ये यमुना की सहायक नदी है। ये बेतवा नदी जो है ये यमुना की है। केन नदी जो है, टोन्स नदी जो है, ये यमुना की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी है, टोन्स। ठीक है, क्योंकि गंगा के मिलने के बाद में इलाहाबाद में कौन मिलता है? गंगा और यमुना मिलती है। बट सोन नदी की बात करेंगे आप लोग, अमरकंटक प्लेटू से निकलकर ये बिहार में जाकर गंगा नदी में मिलती है, यमुना में नहीं मिलती। यमुना ऑलरेडी गंगा में मिल चुकी है। ये आप लोगों ने याद रखना था, ये 2 पॉइंट है आप लोगों के। ठीक है, तो सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की। ठीक है, तो सोन नदी। बाकी हिंडन नदी जो है आप लोगों को याद रखेंगे फ्रेंड, उत्तर प्रदेश के अंदर में, यूपी के अंदर में, ये यमुना में ही जाकर मिलती है, यमुना में। ठीक है, यमुना में। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है, यमुना। ठीक है, उसके बाद में चंबल नदी यमुना की। ठीक है, और केन नदी ये भी यमुना की है, यमुना। केन बेतवा आप लोगों को पता होगा ना, वो लिंकिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के अंदर में बन रहा था, केन बेतवा प्रोजेक्ट, कि केन और बेतवा नदी जो है इनके बीच में यहाँ पर में पानी का आदान प्रदान हो। ओके, चलिए, तो चंबल, केन, बेतवा, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आप लोगों की। इवन हिंडन नदी एक उत्तर प्रदेश के अंदर में छोटी सी नदी है, वो आप लोगों की यमुना की सहायक नदी है। ओके, गंगा की सहायक नदियों के अंदर में आप लोगों की घाघरा आ जाती है आपकी। ठीक है, गोमती नदी आ जाती है, गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, गंडक नदी आ जाती है। तो ये सब गंगा नदी की सहायक नदी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? गंगा की नहीं है वो। अब ये भी बता दीजिए जल्दी से, जल्दी जल्दी बता दीजिए कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, कौन सी वाली नहीं है। देखिए, अगर गंगा की सहायक नदी नहीं है बोला यहां पर, मैं गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, घाघरा नदी सहायक नदी है, गोमती नदी भी है। चंबल की अगर हम बात करेंगे फ्रेंड, चंबल किसकी सहायक नदी है, जल्दी बताओ आप लोग। तो आंसर तो ये है, गंगा की नहीं है वो, किसकी है फिर? ठीक है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किसकी सहायक नदी है। अभी आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मैं अभी के अभी जस्ट अभी करवाया है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है फ्रेंड्स इसका आंसर अच्छे से करें। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग देखोगे कि चंबल नदी जो है वो यमुना में जाकर मिलती है, यमुना के अंदर में। चंबल नदी के अंदर में कौन कौन आकर मिलता है? चंबल जो है वो यमुना में जाकर मिलती है। ठीक है, बनास नदी चंबल की है। ठीक है, ये चंबल नदी पूरी जा रही है आप लोगों की। काली सिंध नदी जो है ये आप लोगों का चंबल नदी का ही पार्ट है। ठीक है, परबती नदी जो है ये आपकी इसका पार्ट है, ये याद रखना है आप लोगों ने, परबती नदी भी। ओके, बनस, काली सिंध, परबती, ये आप लोगों की क्या है, ये बेसिकली काली सिंध याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है,
कि ये किसकी नदी, कौन सी नदी का पार्ट है ये आप लोगों की, ठीक है, चंबल नदी सिस्टम का पार्ट है आपका, ठीक है। बाकी काली सिंध और सिंध नदी में फर्क है, सिंध नदी जो है वो यमुना में जाकर मिलती है, सिंध नदी, और काली सिंध जो है वो चंबल में जाकर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के, ठीक है। चलिए, और केन नदी जो है ये डायरेक्टली जो है यमुना में जाकर मिलती है, चंबल का पार्ट नहीं है वो, चंबल का पार्ट यहां तक है इतना, ऐसा, ठीक है। चलिए, पेतवा नदी ये भी यमुना में जाकर मिलती है, सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूं, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप लोग जो है फ्रेंड्स इस तरीके से बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा फायदा रहेगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए, रिवर का सारा टॉपिक करवा दीजिए सर, मैं बिल्कुल करवा दूंगा बीपीएससी टीचर्स जी, ठीक है। जितना ज्यादा, जिस दिन हम लोग 3000 क्रॉस कर जाएंगे ना यहाँ पर मैं सेशन के अंदर में, उस दिन जरूर मैं करवा दूंगा आप लोगों को। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी जहां भी शेयर कर सकते हो इस सेशन को, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है जी। साइंस का बैच लेना है सर, कैसे ले स्टेटस जी, आप जो है नीचे में जो नंबर चल रहा है ना उस पर कॉल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपकी पूरी हेल्प कर देंगी। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कि कौन सी नदी चंबल नदी का तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, चंबल तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से कि चंबल नदी तंत्र, तो चंबल नदी का काली सिंध चंबल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। पार्वती नदी, पार्वती बोलो या पार्वती बोलो, चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। बनस नदी चंबल में जाकर मिल जाती है। और ये चंबल जाकर किस में मिलती है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। चलो, चंबल नदी किस में जाकर मिल जाती है ये बताएंगे आप लोग, चंबल किस में जाकर मिलेंगी। तो चंबल नदी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, तो ये जाकर मिलती है यमुना के अंदर में, ठीक है, यमुना में, काली सिंध, पार्वती और बनास। जबकि केन नदी जो है ये भी डायरेक्टली जाकर यमुना में मिलेंगी, ये भी डायरेक्टली यमुना में जाकर मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है, यमुना में मिलती है डायरेक्टली, ठीक है। केन नदी आपको दिखा देता हूं मैं मैप के थ्रू, ये यहाँ पर मैं आप देखिए, ये केन नदी आप लोगों को दिख रही है, ठीक है, ये देखिए केन नदी, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, केन नदी डायरेक्टली यमुना में मिल रही है, वो चंबल का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से करना होता है। और देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां पर में मेहनत होती है ना, वहीं पे आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी होती है। अगर सब चीज आसान होंगी तो हर कोई कर लेगा, जहां पर में मुश्किल होती है वहीं पर आगे बढ़ने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। चाहे दुनिया में कोई भी आप इंसान ले लीजिए, कोई भी, ठीक है, जो भी कुछ भी कर पाया अपनी जिंदगी में छोटा सा भी, वो वही चीज कर पाया है जहां पर में अपॉर्चुनिटी थी उसके पास में, और अपॉर्चुनिटी डिफिकल्टी से आती है। अगर आपको ये छोटा मोटा याद करने में भी दिक्कत आ रही है तो समझ जाओ कि अच्छी बात है, आपको याद करना है, आप लोग जो है इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हो। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, ठीक है, एग्री करते हैं हाथ ऊपर कर देंगे यहां पर में। चलिए, नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे। किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार देखा गया। दिल्ली सल्तनत जो है फ्रेंड्स छोटे से इससे स्टार्ट हुई थी दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, ठीक है, फिर तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस तरीके से हुआ, 5 राजवंश हुए। लेकिन सबसे बड़ा दिल्ली सल्तनत सबसे बड़े स्तर पर कब कहा किसके समय में हो गई थी। तो दिल्ली सल्तनत जो है फ्रेंड्स, दो चीजें याद रखनी है। पहली बार अगर आप लोगों से बोला जाए कि दक्षिण भारत पर पहली बार हमला किसके समय में हुआ, तो पहली बार दक्षिण भारत पर हमला हुआ था साउथ इंडिया में, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर में पहली बार हमला हुआ था, ठीक है, आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय में। लेकिन दिल्ली सल्तनत अपने जैनित पर, जैनित का मतलब होता है अपने चरम पर, किसके समय में पहुंच गई थी, वो पहुंच गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में देखा, ये एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में सबसे बड़ा विस्तार किसके समय में हुआ था। तो सबसे ज्यादा विस्तार देखा गया है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक कहा जाता है, उसने कई सारे ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से जो है फ्रेंड्स काफी ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। उसने जो है जो टोकन करेंसी थी वो चलाई थी, ठीक है, जिसमें चांदी के और सोने के सिक्के की जगह पे तांबे के और कांसे के सिक्के चलाए गए। जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई। आज हम टोकन करेंसी इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास में जो नोट है, ठीक है, वो नोट क्या है, कागज का टुकड़ा है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल कर लेते उस कीमत के हिसाब से, जितने भी 2000 का नोट बोल दिया तो 2000 रुपए की कीमत का इस्तेमाल कर लेते उस नोट को। लेकिन उस समय में वो लोग वो इतने परिपक्व नहीं थे लोग, उतनी उनको आदत नहीं थी। इसके अलावा उसने ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला करने, मतलब वो उज्बेकिस्तान पर हमला करने की योजना बनाई थी, ठीक है, वो भी उसने बाद में ड्रॉप कर दी। चाइना पर हमला करने की योजना बनाई जिसमें कई सारे सैनिक मारे गए ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड के मौसम में हिमालय पार करने बोला उनको। चलिए, तो कोई नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है फ्रेंड्स ये याद रखना सबसे बड़ी थी।
नेक्स्ट जो है आप लोगों का मुझे यहाँ पर मैं बताया जा रहा है कि हम लोगों का जो है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा एक इंटरव्यू जो है फ्रेंड्स शेड्यूल किया है, ठीक है। आप लोग सभी लोग जाकर उस इंटरव्यू को जरूर देखिए आप अभी, ठीक है। एक बच्चा जिसने जो है किस तरह से अपनी जो है सिलेक्शन हासिल किया, दो दोस्तों ने किस तरह से सिलेक्शन हासिल किया मिलकर, साथ में मिलकर, ठीक है, वो आप लोगों के लिए। तो जल्दी से आप लोग जाइए और उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो। जल्दी से मैं आप लोगों को डाइवर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वहां पर मैं जाकर जो जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो भी आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ उस सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आप लोग जरूर जाकर देखिए कि किस तरीके से मेहनत करके जो है सफलता हासिल की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।